नमस्कार साथियों, मैं शिवम निखरा आप सभी का पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी भोजन एवं स्वास्थ्य की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम MCQs के माध्यम से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यह इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। MP-TET, UP-TET और C-TET के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मशरूम में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन के। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विटामिन बी है, विटामिन बी मशरूम का एक अच्छा स्रोत होता है। मशरूम में इसके अलावा कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और ये हृदय के लिए और त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मशरूम में देखा जाए तो विटामिन B1 पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, पोटेशियम मिलता है, पोटेशियम के साथ तांबा आपको देखने को मिलता है और राइबोफ्लेविन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ और अगर आप देखेंगे तो नियासिन और पेंटाथोनिक अम्ल ये भी आपको मशरूम के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो मशरूम जो है संक्रमण को रोकने के लिए, जो श्वसन का संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए, आंत की जो प्रतिरक्षा होती है और मोटापे का जो इलाज होता है, उन सभी चीजों के लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। मशरूम को एक नाम दिया जाता है अमरता का पौधा। अमरता का पौधा जो है मशरूम को नाम दिया जाता है क्योंकि ये औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल और साबुत अनाज किस विटामिन में भरपूर होते हैं? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई इसका एकदम सही आंसर है। विटामिन ई के अच्छे आहार स्रोतों में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि बादाम मिल जाएंगे आपको, नट्स मिल जाते हैं, ठीक है, मूंगफली वगैरह, और वनस्पति तेल जैसे कि आपका सूरजमुखी का तेल हुआ, और भी कई सारी चीजें होती हैं। मक्का और सोयाबीन का भी तेल जो है विटामिन ई का भरपूर स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है शर्करा, ग्लूकोज, ग्लिसरीहाइड और गैलेक्टोज। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, और सी में है ग्लिसरीहाइड। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं अगर आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है आपका डाइसैकेराइड। कौन सा? डाइसैकेराइड। और तीसरा होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार से ये देखने को आपको मिल जाता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड आपको देखने को मिल जाते हैं। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड में आपको ये सबसे ज्यादा सरल अगर देखेंगे तो मोनोसैकेराइड मिलता है, और जो ग्लिसरीहाइड है वो मोनोसैकेराइड का ही उदाहरण होता है। इसमें आपको और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो ट्रायोज होता है, इनमें भी प्रकार अगर देखा जाए तो ट्रायोज होता है, और ट्रायोज है, एक टेट्रोज होता है और एक होता है हेक्सोस। ठीक है, ट्रायोज, टेट्रोस और हेक्सोस। अगर ट्रायोज का हम उदाहरण देखते हैं तो ट्रायोज के उदाहरण में आपको ग्लिसरीहाइड मिलता है। क्या मिलता है? ग्लिसरीहाइड। अगर आप टेट्रोज का उदाहरण देखते हैं तो टेट्रोज के उदाहरण में आपको इरिथ्रोज मिलता है। क्या मिलता है? इरिथ्रोज। और अगर हेक्सोस में अगर आप देखेंगे तो आपको हेक्सोस में देखने को मिलेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। क्या क्या देखने को मिलेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सारी चीजें आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? मोनोसैकेराइड में हेक्सोस के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। ट्रायोस के अंदर आपको मिलेगा क्या? ग्लिसरीहाइड। और टेट्रोस के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको? इरिथ्रोस। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइस का मतलब होता है 2, यानी कि मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। इसका अगर आप फार्मूला की बात करते हैं तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है C12H22O11, और
इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको सुक्रोज देखने को मिलता है, माल्टोज देखने को मिलता है और लैक्टोज देखने को मिलता है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये काय में देखने को मिलेगा आपको, डाइसैकेराइड। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। और पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मोनोसैकेराइड सिंगल अणु से मिलकर बन रहा है, डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड से बनता है, इसी प्रकार से जो पॉलीसैकेराइड होता है उसमें क्या है, अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, या फिर अधिक अणुओं जो अधिक मोनोसैकेराइड हैं उनके अणुओं के मिलने से ये बनता है। और इसका अगर आप अणु सूत्र देखना चाहते हैं तो इसका अणु सूत्र है C6H11O5 होल N, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज देखने को मिल जाती है। और ये जो होता है पॉलीसैकेराइड ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील ये आपको देखने को मिल जाता है। और पॉलीसैकेराइड जो होता है वो मुख्यतः देखें आप तो आपको पौधे में ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के और क्या कार्य होते हैं। अभी हम बात किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़े, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम बात कर रहे हैं कार्य की, तो कार्य क्या होता है, तो ये शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, यही इनका प्रमुख कार्य होता है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। और अगर देखा जाए तो मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं, संचित ईंधन का कार्य। और जो वसा होता है वसा में बदलकर संचित भोजन का भी कार्य करते हैं। साथ में डीएनए और आरएनए का ये घटक होते हैं, डीएनए और आरएनए का घटक होते हैं। साथ में जो शर्करा होती हैं उसकी ऊर्जा उत्पादन में ईंधन का भी कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, दूध, अंडा, मछली या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात करते हैं हम जानवरों से प्राप्त करने वाले भोजन में सभी प्रकार का मांस, मुर्गी, पक्षी वगैरह, मछली, अंडे, डेयरी के जितने भी उत्पाद हैं, दूध है, मट्ठा है, मक्खन है, पनीर है इत्यादि सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर जीवों के प्रकार की पहचान करें। ये जीव अपने साथियों और अन्य चीजों को उनकी गंध के माध्यम से पहचानते हैं। और दूसरा कथन है, ये आमतौर पर समूह में रहते हैं। ये जीव होंगे कौन से, उभयचर होंगे, सरीसृप होंगे, जीवाणु होंगे या फिर कीड़े होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर रहेगा कीड़े। देखिए यहां पर हम चर्चा करते हैं, कीड़े जो होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं। किसमें रहते हैं, कॉलोनी में कीड़े रहते हैं और अपनी गंध के माध्यम से ही, गंध के स्राव से ही एक विशिष्ट प्रकार का जो स्राव करते हैं उसके माध्यम से ही अपने साथी और अन्य चीजों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। इसको हम फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फेरोमोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो इत्यादि प्रकार की ये चीजें हो जाती हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं और गंध के माध्यम से ये अपने साथियों और अन्य चीजों को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खमीर, फफूंदी और मशरूम किस जीवों के वर्ग के उदाहरण है, मोनेरा, प्रजीव, कवक और प्लांटी। देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवक जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आर.एच. व्हिटेकर हैं उनके द्वारा जीवों को कुल मिलाकर 5 विभागों में बांटा गया है। 5 विभाग में उनके द्वारा बांटा गया है। पहला विभाग है मोनेरा, दूसरा विभाग होता है प्रोटिस्टा, तीसरा विभाग है आपका कवक, चौथा विभाग है पादप और 5वां विभाग है जंतु। तो इन 5 विभागों में आर.एच. व्हिटेकर ने जो है इनको बांटा हुआ है। सारे के सारे जीव इन्हीं 5 विभाग में आ जाते हैं। मोनेरा में अगर आप देखते हैं तो आपको नीले हरे शैवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और भी मिलते हैं।
इसके अलावा अगर आप प्रोटिस्टा में देखते हैं तो जो पादप होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो प्लवक होते हैं या जो पादप होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। कवक की आप बात करते हैं तो इसमें आपको खमीर, फफूंदी इत्यादि चीजें मिल जाती हैं। पादप की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं वो पादप के अंतर्गत आ जाते हैं। जंतु की बात करते हैं तो जो जानवर होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनके लिए आप जंतु के अंतर्गत रख देते हैं। तो इन विभागों में क्या है, 5 विभागों में जीवों को बांटा गया है। ठीक है, तो कवक जो है वो किसके अंदर आता है, खमीर फफूंदी जो है आपको कवक वाले पार्ट में आपको दिखता हुआ नजर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक, आलू। आंवला, आलू, टमाटर, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, और आंवला, पालक और गुड़। यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रश्न की तो प्रश्न बड़ा इजी है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंवला, पालक और गुड़। मानव शरीर में देखा जाए तो जो आंवला है, पालक है और गुड़ है, ये आयरन के प्रमुख या समृद्ध स्रोत होते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हरी सब्जियां जो होती हैं वो भी आयरन की प्रमुख स्रोत होती हैं, जिसमें आपको एक चीज मिलती है पालक। पालक में भी आयरन का समृद्ध स्रोत होती है पालक। इसके अलावा आयरन जो होता है वो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करता है या हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन में मदद करता है। साथ में अगर आप देखते हैं तो आयरन की अगर आप में कमी हो जाती है तो उसमें आपको एक रोग होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नाम का एक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कुछ दूध खरीदती है और वह इसे बैक्टीरिया मुक्त रखना चाहती है, उसे किस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए? उबालना, पाश्चुरीकरण, शीतलन और हिमीकरण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। आंसर सही रहेगा पाश्चुरीकरण। दूध के प्रत्येक कण को एक अगर हम निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसमें उपस्थित जो भी हानिकारक जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं और दूध की जो खाद्य की महत्ता होती है और संगठन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस चीज को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया होती है उसको में हम क्या करते हैं कि दूध को पहले गर्म करते हैं और फिर उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर उसको ठंडा करते हैं, तो ये प्रक्रिया पाश्चुरीकरण की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूसे यानी कि चाप से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? सूक्ष्मता से चुनना यानी कि हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, छानना और फटकना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फटकना। तो ये एक तरीका है कृषि का जो कि प्राचीन संस्कृति से चला आ रहा है और चाप यानी कि भूसे को अनाज से अलग करने के लिए इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का कार्य है? यह हमें बीमारी से बचाता है, भोजन से हमें कार्य करने और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, या बीमारी से तेजी से स्वस्थ होने में सहायता करता है, या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। भोजन किसी जीव के लिए पौष्टिक समर्थन प्रदान करने के लिए ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, भोजन में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों के से जो है हमें जो है बीमारियों से बचाता है, हमें रोगों से बचाता है और भोजन से ही हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए ऊर्जा का ग्रहण हम इससे ही करते हैं, ऊर्जा हमें मिलती है इसी चीज से। और कोई भी बीमारी हो उससे हमें तेजी से स्वस्थ करने में
सहायता भोजन करता है। तो ये क्या है, भोजन के कार्य हो जाते हैं। तीनों के तीनों सही है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कई मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, इनमें से अधिकांश खाली स्थान है, डी टाइप, डीएल टाइप, एल टाइप और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी टाइप जो है आंसर एकदम सही हो जाएगा। मोनोसैकेराइड भोजन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भोजन से मोनोसैकेराइड का सबसे, अगर हम आम उदाहरण की बात करते हैं तो आपको ग्लूकोज देखने को मिल जाता है। ग्लूकोज के अलावा आपको फ्रक्टोज देखने को मिल जाता है और फ्रक्टोज के साथ आपको गैलेक्टोज भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शहद है, गन्ना है, चीनी है, ये जो मीठे भोजन है वो भी मोनोसैकेराइड से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोयाबीन किसका सबसे अच्छा स्रोत है, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या खनिज लवण का? देखिए हम बात करते हैं सोयाबीन की, और आप सभी को पता है सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटीन। और प्रोटीन जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और ये उपापचय के कार्यों में और शरीर के विभिन्न भागों को बनाने में, या फिर हम कहें कि मरम्मत करने में प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी आप प्रोटीन को जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सोयाबीन है, सोयाबीन में समृद्ध मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 43% के लगभग प्रोटीन आपको सोयाबीन में देखने को मिल जाता है और देखा जाए तो प्रोटीन बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो मध्य प्रदेश राज्य है वो उसको हम सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसंवेदन किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B9। देखिए अपसंवेदन की बात करते हैं तो अपसंवेदन जो है वो विटामिन B5 की कमी से होने वाली बीमारी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और अगर देखा जाए तो यह आपको मांस, मछली, अंडे और सब्जियों में देखने को मिल जाता है। विटामिन B5 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोभी कहाँ भोजन संग्रहित करता है? पत्तियों में, तना में, फल में और जड़ में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए जो है सही आंसर है, यानी कि पत्तियों में। पत्ता गोभी जो होता है वो पत्ते की ही सब्जी होती है और जो उसका मुख्य भाग होता है वो पत्ते ही होते हैं। और ये आप देखें तो इसकी जो भोजन संग्रहित होता है वो भी पत्तियों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी विषाणु के कारण होती है? पहला है जुकाम, दूसरा है पोलियो, तीसरा है चेचक और चौथा है तपेदिक यानी कि टीबी। यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला है 1 और 2, दूसरा है दूसरा और तीसरा, तीसरा है पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा है पहला दूसरा और चौथा, और चौथा है पहला दूसरा और तीसरा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो टीबी है यानी कि तपेदिक होता है वो विषाणु से नहीं होती है, वो होती है जीवाणु के कारण। तो आपका जो पहला दूसरा और तीसरा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि जुकाम, जुकाम के साथ आपका पोलियो और पोलियो के साथ आपको चेचक, ये तीनों के तीनों आपको विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग
हो जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 31 से क्वेश्चन नंबर 45 तक कल डिस्कस करेंगे। अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर एक बार विजिट करें। www.paperlessstudy.com पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर टेट सीरीज देखने को मिल जाती है। अभी एमपी टेट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास। अभी आप 65 ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। इसमें आपको संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इनके भी अलग से आपको टेस्ट देखने को मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन। आंसर भी मिलेंगे आपको और यहाँ पर इसके साथ सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9407375009 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी अगर समस्या आती है खरीदने में या और कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर अनअकैडमी पर प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और अनअकैडमी पर कोई भी डिस्काउंट चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं डिस्काउंट करवा सकता हूं आपके लिए। शिवम गुप्ता -7079 ये रेफरल कोड का आपको यूज करना है। इसके अलावा जो डिस्काउंट आपको चाहिए है उसके लिए भी आपको 9407375009 पर प्लस लिखकर डिस्काउंट लिख दें तो आपको मैं डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डिस्काउंट के लिए चीजें मिल जाती हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। धन्यवाद।